सब आपके दिमाग में बैठ चुका है क्या करना है, वही बार बार आयंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बोर इफेक्ट क्या होता है कि जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, ठीक है, उसका डिसोशिएट होता है, डिसोशिएट होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चेंज होता है। मतलब अगर देखो हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये HbO2 है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ये ब्रेक होगा तो H+ बाहर निकलेगा। जब H+ बाहर निकलेगा तो इसका जो आपका कंसंट्रेशन ये इंक्रीज होगा, और जब H+ बाहर का इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो आपका बहुत सारा कार्बोनिक एसिड बनेगा, बहुत सारा कार्बोनिक एसिड बनेगा तो आपका यहाँ पे CO2 बाहर ज्यादा निकलेगा। यानी कि CO2 में रिलीजमेंट जो होगी, जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिलीजिंग है वो अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो उसी का कर्व यहाँ पे जो ड्रॉ करते हैं उसे बोर ने ड्रॉ किया था, बोर एक साइंटिस्ट का नाम था, इसीलिए हम इसे बोर इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और pH जो रहेगा ब्लड का वो कम हो जाएगा। समझ गया? तो जो कंसंट्रेशन जब CO2 को ज्यादा है, CO2 मॉलिक्यूल ज्यादा निकलेगा। और इसी ग्राफ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये हम बोर इफेक्ट, इसी चीज को जो मतलब ये इंक्रीमेंट है, जो मतलब अपना इंक्रीजिंग ऑफ द CO2 मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से, जो इसका डिसोसिएशन की वजह से जो H+ बाहर निकला था और फिर जाके वो HCO3 से कंबाइन होके और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसके ब्रेक के बाद जो बाहर निकला। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे ब्रेकिंग हुई, जो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड की ब्रेकिंग हुई, उस कार्बोनिक एसिड की ब्रेकिंग के बाद जो आपका यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकला, उसके वजह से जो भी यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है CO2 के लेवल में, इसी इफेक्ट को हम बोर इफेक्ट कहते हैं, जिसे बोर ने एक ग्राफ के थ्रू समझाया है और कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट है हाल्डेन इफेक्ट। हाल्डेन इफेक्ट में क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ना फंक्शन, ये एसिड की फॉर्म में फंक्शन करता है और इस वक्त pH का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे H+ का आयन जो होगा नंबर इंक्रीज होता है और फिर यहाँ पे जो आपका यहाँ पे HCO3 जो क्रिएट होता है तो ये आपका कन्वर्ट होता है H2 और CO2 में। इनफैक्ट यहाँ पे क्या बताया है, यही वाली चीज बता के रखी जो मैंने अभी आपको बता दी है, मतलब कि HCO3 और H+ और Cl- जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यही चीज यहाँ पे हाल्डेन प्रोसेस में होता है। मतलब उसे हाल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया तो इसलिए उसका नाम है हाल्डेन इफेक्ट, और बड़ी बात कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो अपना एल्वियोलाई रहेगा, उसी टाइम पे अपना एल्वियोलाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर फिर से क्रिएट करता है और उसका हाई पार्शियल प्रेशर बन जाएगा, और जो PpCO2 है उसका जो प्रेशर रहेगा वो कम बन जाएगा और इसीलिए CO2 बाहर निकलता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर आता है, क्योंकि CO2 का प्रेशर कम बनता है और ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा बनता है। इस वजह से अपना जो भी मतलब जो भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन है, माइग्रेशन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ये कम ज्यादा यहाँ पे होते रहता है और इसी जगह पे डिफ्यूजन होता है, और यही डिफ्यूजन इन द टिश्यू शेल, मतलब कि यहाँ पे इसी तरीके से डिफ्यूजन होते रहता है। मतलब कि अब आपको समझना है, अब हम टिश्यू में जाने वाले हैं। तो ये क्या है, आपका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से क्या बनता है, यहाँ पे टिश्यू होती है। तो जब यहाँ का CO2 लेवल बहुत कम हो जाएगा और यहाँ का ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो जाएगा तो होगा डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसी टाइम पे होगा डिफ्यूजन, तो अपना ऑक्सीजन अब चलना स्टार्ट करेगा अंदर की तरफ, तो यहाँ पे टिश्यूज में आएगा। अब इसी कंडीशन में क्या आएगा, अपना जो ऑक्सीजन टिश्यू में आना स्टार्ट करेगा और CO2 मॉलिक्यूल भी टिश्यू में जाएगा बाहर। समझा कि नहीं? अब हमारा एल्वियोलस से कोई काम नहीं होगा, एल्वियोलस से ऑक्सीजन चल चुका है अंदर की तरफ, समझा? अंदर की तरफ जब चल चुका है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे टिश्यू के लेवल में क्या होगा, अब हमको ये समझना है। ठीक है, जब टिश्यू के लेवल में होगा तब हमको समझना है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला है बाय प्लाज्मा, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड होता है, फ्लूइड। अब यहाँ पे प्लाज्मा भी होगा, तो यहाँ पे पहले अब जब ऑक्सीजन निकलेगा तो प्लाज्मा ही रहेगा ना, यहाँ पे तो प्लाज्मा में ही रहेगा ना, यहाँ पे प्लाज्मा ही रहेगा, और यहाँ पे प्लाज्मा से CO2 बाहर जाएगा। तो इस प्लाज्मा के लेवल में अब हम प्लाज्मा को जूम करके देखेंगे, अब हमारा ये एल्वियोलस नहीं दिखाई देगा, अब हम प्लाज्मा के ऊपर फोकस करेंगे। समझा? ये हमारा प्लाज्मा होगा। कैसे सेल दिखेगा जानते हो? ये कुछ इस तरीके से सेल दिखेगा, ऐसे ऐसे सेल दिखेगा, बड़े बड़े ऐसे सेल दिखेंगे। प्लाज्मा ऐसे दिखता है, ऐसे इसके प्लाज्मा के सेल्स होते हैं। समझा? ऐसे आपको यहाँ पे सेल दिखाई देगा, हमको प्लाज्मा से मतलब है, ना कि अब हमको इस एल्वियोलस से मतलब है। हम समझ चुके किस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पे जाता है हायर लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, चलो अब हमको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 समझना है। मतलब कि प्लाज्मा इन सॉल्यूशन, मतलब देखो वही जो CO2 मॉलिक्यूल है तो टोटल 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द प्लाज्मा। ठीक है, 7%। कैसे? CO2 और वाटर मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होते हैं और H2CO3 बनते हैं, वही मैंने आपको जो बताया। अब आपको ये कार्बोनिक एसिड का याद रखना है बार बार, मतलब कार्बोनिक एसिड ब्रेक होगा तो फिर H2O और CO2 बनेगा, ये वापस से कंबाइन होगा तो यहाँ पे से यही बनेगा। यही आपका रिवर्सिबल प्रोसेस बार बार होते रहता है। मतलब कि जब कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाएगा तो H2O और CO2 मिल जाएगा। वही लिखा है ना यार, आप देखो ना, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। आप फुकट में जानबूझ के हार्ड बना रहे हो, फिर टॉपिक को हार्ड समझ रहे हो, तो मेरी गलती क्या है इसमें? ठीक है, ये आपको समझना है। तो देखो गाइस, ये रहा आपका डायग्राम नया वाला, जो आपका यहाँ पे न्यू वाला डायग्राम है, मतलब उसको आपको भी यहाँ पे समझ के रखना है। ठीक है, ये आपका नया वाला डायग्राम है, इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर देता हूँ बड़ा, जिससे कि आपको अच्छे सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सारी चीजें फोकस करते हैं। देखो किस तरीके से ये आपका टिश्यू सेल है, वही प्लाज्मा का सेल है। अब हमको एल्वियोलस से मतलब नहीं, मैं पहले ही आपको बोल दिया हूँ,
ये आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या भरा होता है? प्लाज्मा में आपका भरा हुआ होता है आपका जो भी टिश्यू है, समझ रहे हैं ना, मतलब आपका प्लाज्मा में ये टिश्यू सेल भरे होते हैं, ठीक है। तो ये टिश्यू सेल में ध्यान देना अच्छे से, इस टिश्यू सेल में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहेगा, अंदर से जो बाहर जाता है, अंदर से जो बाहर जाता है उस प्लाज्मा में CO2 बाहर अंदर भरा रहेगा, ठीक है। तो CO2 देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वही जो प्लाज्मा का फ्लूइड है वहां पे अंदर आता है CO2, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन बाहर जाएगा प्लाज्मा से, कहां पे? एल्वियस के लिए, ये एल्वियस के लिए रास्ता है और ये अंदर प्लाज्मा के लिए रास्ता है, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, मतलब कि कहां जा रहा है? धीरे धीरे आपके एल्वियस के सेल की तरफ। अब एल्वियस के पास सेल है तो एल्वियस के अंदर भी तो ब्लड रहेगा ना, वही ब्लड यहाँ पे दिखाया हुआ है, डरने का नहीं। कौन सा ब्लड है? ये एल्वियस के अंदर वाला ब्लड है भाई। एल्वियस भी तो एक स्किन है, स्किन में ब्लड नहीं होता है क्या? तो वहां भी ब्लड है। अभी वही रिवर्सिबल प्रोसेस पूरा। अब CO2 आएगा तो पानी से यहाँ पे क्या होगा? कॉम्बिनेशन, पानी से कॉम्बिनेशन होगा, फिर से H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 वापस से बनेगा तो यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन होगा, तो HCO3 और H+ साइड में निकल जाएंगे और ये बाद में बाइंडिंग प्रोटीन के लिए हेल्प करता है। फिर यहाँ पे दूसरा, मतलब जितने प्रोसेस आपको सब समझने। दूसरा प्रोसेस CO2 H2 कंबाइन होंगे, फिर से यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड ब्रेक होगा, ये सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, खून के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे HCO3 बनेगा और H+ अलग होगा। फिर से वही यहाँ पे CO2 जब अंदर रहेगा तो CO2 और H भी अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ पे फिर से आपका बनेगा कार्बो अमाइन हीमोग्लोबिन क्रिएट होगा, ठीक है। और ये आपका रेड ब्लड सेल के अंदर सारी चीजें हो रही हैं। सिमिलर वे में जब आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखो, हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन से आप ऑक्सीजन बाहर निकाल लोगे तो आपका क्या बनेगा? वापस से जो HbO3 था वहां से आप ऑक्सीजन अलग कर दिए और Hb को अलग कर दिए। ये ऑक्सीजन जो अलग किया आपने, ये साइड में बाहर निकाल दो, समझा? तो यही बार बार आपका प्रोसेस हो रहा है। ये आप जब साइड बाहर निकालोगे तो फिर से आपका ऑक्सीजन, मतलब कि देखो जो आपका ये एल्वियस था और ये आपकी कैपिलरी है, तो एल्वियस के अंदर जो है ना, तो एल्वियस के पास भी तो खुद के सेल है, वो सेल भी ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देती है, समझा? तो ये वही दिखा रहा है किस तरीके से HbO3 जो आपका कार्बो अमाइन जो भी आपके दिया हुआ है, मतलब जो भी आपका यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन दिया है, वो ब्रेक होगा, वो डिसोसिएट होगा और ऑक्सीजन और Hb हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा। वो ऑक्सीजन फिर से यहाँ पे बाहर निकलेगा और ये अपने वेन्स में जाएगा, समझा? ये ऑक्सीजन जो डिसॉल्व है ये बाहर निकल जाएगा। ये था पूरा ब्लड का प्लाज्मा, ये आपका पूरे ब्लड का प्लाज्मा है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे आपका सारी चीजें क्रिएशन होती है। इसी चीज को हम यहाँ पे लाइन से दिखा देते हैं। पहला है बाय कार्बोनेट आयंस। कार्बोनेट आयंस यानी कि HCO3- से 70% ऑफ द मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, किससे? HCO3- से। मतलब कौन से प्रोसेस से? मतलब कि आपके इस HCO3- से, इस आपके HCO3- से 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। RBC की हेल्प से CO2 कंबाइन होता है पानी से और जिंक वगैरह सब कंटेन करते हैं यहाँ पे, और कार्बोनिक एसिड वापस से फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड। मैं आपको दिखाता हूँ कार्बोनिक एसिड से, देखो यहाँ पे ध्यान देना, वापस से यहाँ पे जैसे CO2 और वाटर से कंबाइन होता है और यहाँ पे कैटलिस्ट वगैरह जैसे जिंक वगैरह इस्तेमाल होते हैं और वापस से क्या बनाता है? H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड वापस से यहाँ पे बना देता है। वही एक एक लाइन का मतलब बता रहा हूँ, कौन सा कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है सब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इनसाइड द RBC इज वेरी हाई, ठीक है, ओके, एज कंपेयर टू दी, वही बता रहा हूं ना, रेट ऑफ जो फॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट होता है। मैंने पहले ही बताया है, आपकी बुक में जो लिखा है बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी बुक में भी यहाँ ये लाइन लिखी हुई है जो कि आपके यहाँ पे हो रहा है, इसलिए मैं वहां पे रीड कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो बाकी मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ से वीडियो क्विट कर सकते हो, मैंने पूरा समझा दिया। आपको आना इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट और देख लो अच्छे से, ठीक है। तो फास्ट यहाँ पे हो जाएगा, पूरा फास्ट प्रोसेस होता है, वही लाइन लिखी हुई है। अगला प्रोसेस क्या है? कार्बोनिक एसिड बीइंग अनस्टेबल ऑलमोस्ट इमीडिएटली डिसोसिएटेड टू HCO3 एंड H+। देखो जो कार्बोनिक एसिड होता है जो यहाँ पे अपने को बना है कार्बोनिक एसिड, ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसके लिए तुरंत के तुरंत HCO3 और H+ आयन में ब्रेक हो जाएगा। चिंदी वही चीज तो लिखा है जो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। और ये सब किसके हेल्प से होता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज की हेल्प से। किसकी हेल्प से होता है? ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज की हेल्प से ऐसा होता है। समझ में आई कि बात? यही बात है। और वही रिएक्शन को यहाँ पे अगेन आपके सामने लिख दिया है, वही रिएक्शन को अगेन यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको डायग्राम से नहीं समझा पाओगे तो यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं, वही सेम रिएक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा? अब वही जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस हुआ था वो RBC से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये सारा रिएक्शन RBC के अंदर हो रहा था। कहां पे हो रहा है? ये पूरा का पूरा ये RBC के अंदर हो रहा है, RBC के अंदर। अब ये RBC के बाहर निकल जाएगा। ये जो आपको यहाँ पे मिला है, ये HCO3 जो आपको यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ये देखो ये बाहर निकल जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्लोराइड आयन वगैरह सब बाहर निकल जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो उसी तरीके से आपका लास्ट का प्रोसेस यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे समझना आपको, ठीक है। RBC के बाहर चला गया, ओके। और यही जो पूरा अब यहाँ पे क्लोरीन भी बाहर निकलता है, देखो क्लोरीन का यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, यानी क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल के आपके ब्लड वेसल में वेन्स के थ्रू कहीं शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे जगह जाएगा। उसका आगे फंक्शन मैं आपको बताऊंगा सर्कुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ आगे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी शिफ्टिंग को जो ये सब प्रोसेस को किसने बताया था? ये हैम्बर्गर ने बताया था, हैम्बर्गर, ठीक है। हैम्बर्गर फेनोमेनन इसीलिए इसे कहते हैं, मतलब इसी प्रोसेस का नाम है हैम्बर्गर फेनोमेनन, दैट्स इट, और कुछ नहीं यहाँ पे।
ठीक है। बाकी का वही आपका प्रोसेस है कि मतलब सोडियम के साथ रिएक्शन, फिर आपका हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन, HHB बन जाएगा। कितने बार बताओ, देखो ना यहाँ पे HHB बना हुआ है। हीमोग्लोबिन के साथ अगर H प्लस और HB का रिएक्शन करोगे HHB बन जाएगा। ये जो आपका Cl माइनस बना है, Cl माइनस क्लोराइड शिफ्ट है, क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा, जाएगा आगे वेंस के पास, और HCO3 फिर से बाहर चला जाएगा RBC के बाहर, जो कि फिर अगले वाले प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, वहां से CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये HB यहाँ पे आ जाएगा, HB और HHB बन जाएंगे, और यहाँ पे फिर से HbO3 का कॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ पे डिसोसिएट होकर O2 बनाएंगे, O2 इस तरीके से बाहर निकलता है। समझा? दैट्स इट। यही यहाँ पे बार-बार इस तरीके से वही रिएक्शन यहाँ पे लिखा है, वही रिएक्शन हर जगह बार-बार लिखा हुआ है, ये बार-बार ऐसा होते ही रहता है। ठीक है गाइस, और अगर अंदर रेड ब्लड सेल के थ्रू बोलूं तो 23% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है रेड ब्लड सेल की हेल्प से। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल की हेल्प से कितना 23%। और देखो ये HbCO2 और HB और CO2, देखो मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोसेस को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो तो आपको दिख भी रहा होगा ये वाला प्रोसेस। ठीक है, ये वाला प्रोसेस सारा जो यहाँ पे लिखा है ना, इसी की वहां पे समझाया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो RBC के अंदर HbCO2 यानी कि कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन ये ब्रेक होता है और CO2 बाहर रिलीज करता है। HB CO2 बाहर रिलीज हुआ, वापस से रेड ब्लड सेल, देखो यहाँ पे CO2 बाहर, ये CO2 किसका है, ये CO2 इधर का है, ये CO2 किसका, ये CO2 इधर का है, ये CO2 किधर का, इधर का है, ये CO2 किसका, ये प्लाज्मा में रहता है, प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा में होता है उसका है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन किधर से आया, ऑक्सीजन इधर से आया, जब ये आपका HbO3 यानी कि ऑक्सी, जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, इसी को कहते हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होकर O2 और HB बनाया, ये O2 बाहर रिलीज हो गया। समझा कि नहीं? इस तरीके से आपका यहाँ पे RBC की हेल्प से, जो ये RBC की हेल्प से यहाँ पे हुआ है, तो ये RBC की हेल्प से CO2 प्रोड्यूस हुआ है, तो ये इसे हम कहते हैं फ्रॉम द RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। तो वहां पे 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लो ही रहता है, क्योंकि लो रहेगा ना तो ही तो आपका यहाँ पे, मतलब जब लो होगा तभी तो आपका यहाँ पे एल्वेलस से और कार्बन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, क्योंकि कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हायर से लोअर की तरफ होता है। तो यहाँ पे हायर है और यहाँ से लोअर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर आएगा, और जब ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ का हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि एक्सपीरेशन के थ्रू। समझ गया? तो ये सारा आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस है। दैट्स इट। इतनी आसान सी चिंती सी बात है, ये बार बार वीडियो रिपीट करोगे तो जरूर समझेगा आपको। और लास्ट प्रोसेस है आपका मैकेनिज्म में सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन, जो कि यहाँ पे हमने सीखा था, वही आपने ग्लाइकोलाइसिस वगैरह सीखा था। मतलब कि अभी तक आपने जानते हो, अब तक आपने क्या सीखा है, आपने 10th में पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस TCA साइकिल दुनियादारी आपने सीखी थी ATP बनाने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई, मैंने बहुत सारे क्लासेस में पढ़ाया था। मैं ना बहुत सारे बच्चों को बोलता यार कैसे किसी को समझाया जा सकता है इस ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन को, यानी कि भाई क्रब साइकिल और ऑक्सीडेशन यानी ग्लाइकोलाइसिस को कैसे किसी को समझाया जा सकता है, क्योंकि जब बंदे को पता ही नहीं कि ब्रीथिंग हो रही है। ठीक है, मैंने बहुत सारे अपने 10th की वीडियो में बताया भी था यही चीजें, ये ऐसा कोई बता ही नहीं पाएगा इतनी सारी चीजें 10th के लेवल में। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा था बकाइज में कि ब्रीथिंग होगी, ब्रीथिंग से फिर ऑक्सीजन अंदर आएगा, फिर वो एल्वेलस होते हैं। अब 10th के बच्चों को एल्वेलाई नहीं पता होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, फिर वो कैपिलरीज में गेन होगी, फिर कैपिलरी में किस तरीके से प्रेशर जनरेट होता है, तो अंदर का ऑक्सीजन बाहर आएगा, बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और अंदर का ऑक्सीजन बाहर आएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स होती है, किस तरीके से फिर पूरा सर्कुलेशन होता है, पूरा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। समझा? इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन होते हैं ये सब उनको कैसे समझाया जाएगा। तो अब तक तो सिर्फ ऑक्सीजन, ये जो पूरा प्रोसेस आपने सब देखा है ना, ये सब क्या है जानते हो, ये सब वही ऑक्सीजन के अंदर आने के प्रोसेस है। अंदर किस तरीके से सेल के थ्रू, उस मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे क्रॉस किया ऑक्सीजन ने, वही सब हमने अब तक सीखा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे क्रॉस करके बाहर गया, कैसे प्रेशर की वजह से डिफ्यूजन हुआ, ये सब हमने सीखा। अब ऑक्सीजन अंदर आ गया तो क्या होगा। ठीक है, तो अपने ब्लड के पास बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, तो आपको पता है ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करना होता है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और हमें ऑक्सीजन मिल चुका है। किस तरीके से मिला आप जान चुके हो, तो ऑक्सीजन मिल चुका है। अब ये ऑक्सीजन क्या होगा, जो हमारे सेल है, RBC के सेल्स है, RBC के सेल क्या कंटेन करते हैं, ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ये ऑक्सीजन उन्हें गेन करेगा, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो ये सेल्स गेन करेंगे, और इसी रेस्पिरेशन को सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ गया? ओके, तो यहाँ पे जब ये सेल्स गेन करेंगे, जब ये सेल्स यहाँ से गेन करेंगे ऑक्सीजन को, तो कभी भी ग्लूकोज का एडिशन होता है ना किसी भी सेल्स में, इसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं?
ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और जब कभी भी गाइस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना, जब कभी भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। यानी कि कभी भी ग्लूकोज में अगर आप कभी भी ऑक्सीजन वगैरह ऐड करोगे तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे। यही चीज गाइस मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको यही चीज समझाई थी, और यहीं तक हमारा आज का सफर था, मतलब कि इस वीडियो का। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो है ये आपका देखो आपके पास यहाँ पे क्या रखा हुआ है, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ये ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होकर क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और इतनी किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। और यही एनर्जी का हमारे सेल्स इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस या फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर का न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब के फॉर्मेशन में यही एनर्जी अपनी इस्तेमाल होती है, जिसे हम एटीपी कहते हैं। समझ गया अच्छे से? यही होता है ऑक्सीडेशन की हेल्प से, जो कि सेल के लेवल में हो रहा है। ठीक है, ऐसी फॉस्फोराइलेशन भी होता है, यानी कि एडीपी बनती है, जो एडीपी में आप फिर से एक आईपी ऐड कर दो जो आपके पास मॉलिक्यूल है, तो और इतनी एनर्जी ऐड कर दो फिर से एटीपी बन जाता है, तो ये फॉस्फोराइलेशन हो गया। इस तरीके से गाइस बार बार ऐसा प्रोसेस होते रहता है, और इसीलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब ये एटीपी बनाना था, इसके लिए इतना बड़ा प्रोसेस हमने किया।